ये जो फ़लस्तीन और इज़राइल है, इसमें कौन नायक है और कौन खलनायक, कौन कितना बड़ा ज़िम्मेदार है, कौन दोषी है, कौन बेकसूर है, इसको जाने बगैर लोग तरह तरह से कमेंट कर रहे हैं। अजीब व गरीब तरीक़े की जहनीत सामने आ रही है। एक तरीक़े से एक समुदाय को निशाने पर लेकर के उसके ख़िलाफ़ कई लोग ऐसा लिख रहे हैं कि मानो ये कसूरवार हों, जबकि लड़ाई इतनी दूर हो रही है और ये दो देशों की लड़ाई है और कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार ये जंग हो चुकी है। इनमें कौन कितना कसूरवार है, कौन अपने हक़ के लिए लड़ रहा है, कौन अपना हक़ चाहता है, किसका हक़ दबाया जा रहा है, किसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन नायक है और कौन खलनायक है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छे जर्नलिस्टों की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार आपको उकसाने वाली रिपोर्ट देते हैं, उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ी ख़बरें भी इस मामले में खूब चल रही हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हकीकत में दर्द को बयान कर देती हैं, दिल को दहला देती हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, बच्चे फ़लस्तीन के हों, बच्चे इज़राइल के हों, बेकसूर औरतें फ़लस्तीन की हों, बेकसूर औरतें इज़राइल की हों, उन पर जुल्म व सितम, उनकी लाशों का मलबे से निकलना हर किसी का दिल दहला देता है। लेकिन यहाँ मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा कि इनमें कौन कितना कसूरवार है, कौन बेकसूर है, कौन कितना जालिम है, किसकी पुष्टपनाही दुनिया का सर्वे सर्वा कहने वाला देश कर रहा है और कौन लाचारी से मुकाबला कर रहा है। इसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो हकीकत है अगर उस पर हम रोशनी डालें तो सबसे पहले हमें इज़राइल को पहचानना होगा, इज़राइल के बारे में जानना होगा कि इज़राइल आखिर है क्या, क्यों इज़राइल चंद सालों में दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले आइए चलते हैं कि इज़राइल बना कैसे। दरअसल जो यहूदी हैं वो काफ़ी वक्त से जुल्म व सितम का भी सामना करते चले आ रहे थे। उन पर जुल्म व सितम कई देशों में हुआ, फिर जर्मनी में नाज़ियों ने उन पर हद दर्जे तक जुल्म किया और बाद में यहूदी जो कई देशों में बसे हुए थे वो सब इकट्ठा होना शुरू हो गए। उनको कुछ देशों ने बतौर शरणार्थी जगह भी दी, उनकी मदद भी की। बाद में वो फ़लस्तीन के करीब आकर के बसना शुरू हो गए और फिर उन्होंने 1948 में इज़राइल नाम के देश की स्थापना की। इज़राइल देश बना, धीरे धीरे वो बहुत ताकतवर बनता गया। उसकी पुष्टपनाही में यानी कि उसका साथ देने में दुनिया के कई ताकतवर देश सामने आए, जिनमें एक प्रमुख नाम हम अमेरिका का ले सकते हैं। अमेरिका ने हमेशा इज़राइल का साथ दिया, इज़राइल का हौसला बढ़ाया। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, उन्होंने तो इज़राइल की काफ़ी हौसला अफजाई की और इज़राइल को और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ताकत देने वाले कई काम किए। अब इज़राइल 1948 में बनता है, उसकी जंग शुरू होती है फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन का ये दावा कि आप हमारी ज़मीन पर हैं, हमारी ज़मीन आपने कब्ज़ा रखी है, आप तो शरणार्थी के तौर पर आए थे, लेकिन बाद में आपने एक देश का ही ऐलान कर दिया और फिर कुछ वक्त बाद इज़राइल को बतौर एक देश मान्यता मिल भी गई। अब इज़राइल और फ़लस्तीन में एक नहीं बल्कि न जाने कितनी बार जंग हो चली है, जंग हो रही है। मौजूदा वक्त में जिस तरीक़े की जंग इज़राइल और फ़लस्तीन में हुई है उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। कई ऐसे देश हैं जो अपील कर रहे हैं कि दोनों देशों में शांति वार्ता कायम हो जाए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर मैं उनको नहीं दिखा सकता। वो तस्वीरें बहुत ही दर्दनाक हैं, विभत्स हैं, दिल को दहला देने वाली हैं, आँखों में आंसू लाने वाली हैं।
देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों तरफ की बात करें, दोनों पक्ष रखें। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि मासूम बच्चे फ़लस्तीन के हों, बेकसूर औरतें फ़लस्तीन की हों या इज़राइल की हों, इन दोनों देशों की लड़ाई में वो किस तरह से पिसते हैं, किस तरह से उन पर जुल्म होता है। और फ़लस्तीन के बारे में तो आज से नहीं बल्कि बरसों से ऐसी खबरें, ऐसी वीडियो सामने आती हैं जो दिल को दहला देती हैं। किस तरीके से वहाँ छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म होता है, क्योंकि फ़लस्तीन का जो संगठन है हमास, जो सर्वे सर्वा है, वो जब इज़राइल पर हमला करता है और फिर इज़राइल उसका पलटवार करता है तो कितनी तबाही होती है। बहुत लोग इसे एक्शन का रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फ़लस्तीन इज़राइल पर हमला नहीं करता, लेकिन मौका पाकर इज़राइल फ़लस्तीन पर हमला बोल देता है और फिर वही तबाही होती है। और जब फ़लस्तीन इज़राइल के जवाब में हमला करता है या मौका देख करके वो हमला करता है, तो वही बर्बादी होती है कि जिसका शिकार फ़लस्तीन भी होता आया है। कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी नज़र में फ़लस्तीन सही है, कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी नज़र में इज़राइल सही है, लेकिन जो लोग फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं वो इस बात को पुरज़ोर तरीक़े से उठाते हैं। कई मैंने जर्नलिस्टों की रिपोर्ट भी देखी, आर्टिकल भी पढ़े, वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीन की जो ज़मीन है उस पर इज़राइल का कब्ज़ा है और फ़लस्तीन चाहता है कि वो ज़मीन इज़राइल खाली कर दे। इज़राइल कहता है कि ये ज़मीन हमारे अंडर में है, हम इसे खाली नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि यहूदियों का एक अकेला मुल्क है इज़राइल, जो कि 1948 में वजूद में आया। यहाँ के नियम कायदे भी दूसरे देशों से काफ़ी अलग हैं। यहाँ पर अगर लड़का है, जब वो बालिग हो जाता है उसको 2 साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर लड़की है, वो बड़ी हो जाती है, बालिग हो जाती है, तो उसको 1 साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरीके के कई कायदे कानून हैं जो कि इज़राइल में लागू हैं और जिन पर अमल करना ज़रूरी है। इज़राइल अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता, वो उससे बदला लेता है। जैसा कि इज़राइल के नेता फ़लस्तीन के बारे में कहते आए हैं और मौजूदा वक्त में भी कहा है कि इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी जो आपकी तरफ से हमला किया गया है। तो यहाँ मैं ये बिल्कुल कहना नहीं चाहता कि कसूरवार कौन कितना है, कौन नायक है, कौन खलनायक है, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। ये फ़ैसला आवाम को करना है। लेकिन आप जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ चल रही है, कई फेक न्यूज़ चल रही, अभी हाल ही में एक फ़ेक न्यूज़ चली किस तरीके से बच्चों पर जुल्म हुआ, बाद में चला कि वो फेक न्यूज़ थी इस टाइप की। वो इन्हीं दोनों देशों में से किसी एक देश की एक खबर थी जो कि अमेरिका के वाइट हाउस तक पहुंच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडन को उस पर बयान भी देना पड़ा, उन्होंने अपनी बात कही। फिर बाद में पता चला कि एक फ़ेक न्यूज़ कहाँ तक पहुँच गई, एक मशहूर चैनल ने उसको दिखाया, उसको आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में असलियत खुली कि ये एक फ़ेक न्यूज़ थी, झूठी खबर थी, मनगढ़ंत खबर थी, भ्रामक खबर थी। तो इन दोनों देशों के मामले में भ्रामक खबरें भी चल रही हैं। कुछ पुरानी वीडियो उठाकर, कुछ पुराने फ़ोटो उठाकर भी सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं और जो लोग फ़लस्तीन के समर्थन में हैं वो फ़लस्तीन को मज़लूम के तौर पर, पीड़ित के तौर पर पेश कर रहे हैं। और कुछ पुराने फ़ोटो और वीडियो भी हैं। मैं हालांकि ये नहीं कहता कि मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन में तबाही नहीं हुई, मौजूदा वक्त में इज़राइल में तबाही नहीं हुई, दोनों देशों में तबाही हुई है। और 1948 जब इज़राइल वजूद में आया, कुछ वक्त को अगर हम छोड़ दें
तब से लेकर के आज तक दोनों देश एक दूसरे पर जंग लड़ने को आमादा हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जंग 2-4 रोज़ होती है। किसी शायर ने एक शेर कहा था कि जंग 2-4 रोज़ होती है मगर ज़िंदगी उम्र भर रोती है। तो इन दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए। और शांति व्यवस्था के लिए जो कि सुपर पावर कहलाने वाले देश हैं, जो इतनी अक्षमता रखते हैं कि वो इसमें दखल अंदाजी करें और अपनी बात रखें और उनकी बात को माना जाए। भारत भी दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई हिंदुस्तानी संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने पीएम मोदी से अपील की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मामले में दखल दें और शांति वार्ता जो आपस में इनमें जंग चल रही है उसको रोकें और दोनों देशों को समझाएं कि ये बर्बादी, ये जंग किसी मसले का हल नहीं है। इसके बहुत दूर तक गलत नतीजे जाते हैं और बहुत कुछ बर्बाद होकर के रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों देशों के बीच एक शांति वार्ता कायम की जाए और दोनों देश उस शांति वार्ता पर कायम भी रहें। जो फ़लस्तीन चाहता है उसको भी गौर व फिक्र रखा जाए, जो इज़राइल के मन में मंशा है उस पर भी गौर किया जाए और ऐसा समाधान इस मसले का अब निकाला जाना चाहिए कि जिससे दोनों देश संतुष्ट हो जाएं। और ये जो खुरेज़ी होती है, जो बर्बादी होती है, जो मासूम बच्चे, बेकसूर औरतें, बुज़ुर्ग जिन पर ये जुल्म होता है और जिनकी बहुत विभत्स तस्वीरें सामने आती हैं, ये सब रुकना चाहिए। अमन व अमान का माहौल कायम रखना चाहिए और इस मामले को जो भी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो किसी भी तरीके से धार्मिक चश्मे के तौर पर इस मामले को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि जंग वहाँ हो रही है और यहाँ आप सोशल मीडिया पर अगर अनाप शनाप लिखेंगे तो उसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जैसे बहुत लोग लिख भी रहे हैं, कोई फ़लस्तीन के समर्थन में आकर के जज्बाती कमेंट करता है, जज्बाती बात करता है, कोई इज़राइल के समर्थन में आकर जज्बाती बात करता है, उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके की बातों पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जंग वहाँ हो रही है और यहाँ आप माहौल को एक तरीके से गलत दिशा में ले जा रहे हैं। होना ये चाहिए कि शांति वार्ता कायम रहे, सोशल मीडिया का किसी भी तरीके से दुरुपयोग ना हो, चाहे आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे आप पॉलिटिशियंस हैं, चाहे आप सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे आप विपक्ष में हैं, आपकी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं की जानी चाहिए जिसका आवाम में, जनता में, पब्लिक में गलत मैसेज जाए। धार्मिक चश्मे से इस मामले को नहीं देखा जाना चाहिए। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपसी एकता, भाईचारे के लिए, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, किसी के जज्बातों को ठेस ना पहुँचे, उसके लिए सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसा कि पुलिस प्रशासन बार बार कहता रहा है, हमारी हुकूमत बार बार कहती रही है कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ बेहद गलत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इज़राइल और फ़लस्तीन के मामले में कुछ लोग इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो निहायत ही गलत है। आपसे यही अपील करते हैं कि इसको मजहबी तौर पर ना देखा जाए। जंग उन देशों में हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को इस मामले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, जैसा कि हिंदुस्तान के कई संगठनों ने उनसे अपील भी की है। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।